बकरी पालन में अगर साफ गोई से जानकारी मिल जाए तो बकरी पालन में कोई असफल नहीं होगा। और आज जो बकरी पालन में लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, कहा जाता है कि अगर 100 फार्म खोलते हैं तो उसमें से 90 फार्म बंद होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों की गलती है। और वैसे किसान जो बकरी पालन कर रहे हैं उनके पास अनुभव है और सही जानकारी जो है, तथ्यात्मक तौर पे बकरी पालन की जानकारी जो देनी चाहिए वो नहीं देते हैं, और जिसके कारण जो आने वाले समय में जो बकरी पालन जो किसान भाई करते हैं उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आज बकरी पालन की साफ गोई से जानकारी आपको मिलेगी। मैं बता दूं कि मैं अभी हूं बिहार में ये हाजीपुर है और हाजीपुर शहर में ही ये फार्म है। और जो ये फार्म कर रहे हैं उनका नाम सलामुद्दीन भाई है और एक अच्छे फार्मर हैं और बहुत ही साफ गोई से भी सब कुछ जानकारी बकरी पालन से संबंधित आप सभी को देंगे। हम बात करेंगे ब्रीड पे, बकरी पालन कम खर्च में कैसे हो। कहते हैं कम खर्च में बकरी पालन, लेकिन कैसे हो सही तरीके से कोई बताता नहीं, तो उस पर भी बात करेंगे। क्या यहाँ का फीडिंग मैनेजमेंट है, कैसे इन्होंने शेड बनाया है, और टोटल फार्म अगर हो तो कैसा फार्म हो, ग्रेजिंग एरिया कैसा हो, उसके अंदर अगर फार्म कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फार्म के अंदर तो कितने एरिया में फार्म का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, कैसे कम खर्च में फार्म बनाएंगे, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। और मैं बता दूं कि इनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है, समय ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन अच्छा अनुभव है। और अभी बकरी पालन जैसा कि हम लोग जानते हैं तो उसमें वैक्सीनेशन लोग देने से चूक जाते हैं और पीपीआर जैसी घातक बीमारी जो है फार्म में एंटर कर जाती है, तो इसमें भी फार्म में भी हुआ, लेकिन उसको पूरा जो है वो कंट्रोल कर लिए। यानी इनके पास टोटल जो है जानकारी पूरी पुख्ता अभी आपको सभी मिलने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और ये वीडियो पूरे भारत में जो भी लोग देख रहे हैं, जो भाई हमारे आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कैसे बकरी पालन में आप मुनाफा कमा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले अपना पूरा परिचय और फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी मेरा नाम सलामुद्दीन अहमद है और मेरा फार्म हाजीपुर जरहुआ। अभी टोटल आपके फार्म में कितने जानवर हैं? टोटल जानवर बड़े छोटे मिला के 30 जानवर है मेरे पास। फार्म जो है आपका काफी बड़ा है और काफी शानदार लग रहा है। कितने एरिया में टोटल फार्म है बना हुआ? ये मेरा कैंपस है करीब 4 कट्ठा से ज्यादा का, जिसमें आधे में हमने हरा चारा का संसाधन कर दिया है सुपर नेपियर लगाकर, और बाकी शेड बना के कुछ खुला जगह भी घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया है, जो आप देख ही रहे हैं। तो टोटल हम तो देख रहे हैं कि हरा चारा भी कुछ एरिया में आप लगाए हुए हैं। तो अपने जानवरों को खिलाने पिलाने की आपके पास क्या व्यवस्था है, कैसे क्या खिलाते हैं, किस समय क्या खिलाते हैं, पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए शुरू में तो जब नए नए हम आए थे तो मेरे पास खिलाने पिलाने का उतना संसाधन था नहीं, जिसकी वजह से फीड कॉस्ट मेरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। क्योंकि गेहूं का भूसा हम लाते थे 10 रुपये 12 रुपये किलो, और उसमें कुछ ना प्रोटीन ना फास्फोरस कुछ उसमें होता नहीं है। इसके लिए एक्स्ट्रा हमको फिर प्रोटीन ये सब के लिए दाना वगैरह देना पड़ता था, कॉस्ट ज़्यादा पड़ता था। तो सीजन में हमने दलहनी चारा का स्टॉक कर लिया जिसमें ऑलरेडी प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद फिर हमने सुपर नेपियर भी लगा दिया, उसका भी संसाधन मेरे पास पूरी हो चुकी है। तो ये सब मिला के कॉस्ट फीड जो है मेरा बहुत कम हो गया है और अब काम करने में भी मज़ा आता है। अभी के अनुसार अगर पूछा जाए तो कितना खर्च बैठता होगा खिलाने में? अभी फिर भी कम से कम एक जानवर में 15 रुपया पर ही जाता है। 15 रुपया पड़ जाता है, बिल्कुल। तो ये बताइए कि जैसे जो भाई सामने से देख रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि बकरी पालन कम खर्च में कैसे किया जाए, अपने अनुभव के आधार पर बताइए। कम खर्च में हमने तो बताया ही कि इसके लिए बकरी लाने से पहले उसके खाने पीने का संसाधन जुटाना पड़ता है। यदि आप बकरी ले आए तो उसको खिलाने के लिए फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, तो जो आप बाजार में उपलब्ध होगा वो लाएंगे, तो फिर आपका पॉकेट से पैसा ज़्यादा लगेंगे, जो मेरे साथ भी लगा। तो मैंने जो सीखा वो शेयर आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि पहले इसके खाने पीने का संसाधन जुटाना पड़ता है, इसके रहने का संसाधन। क्योंकि मेरे बच्चे का कुछ मॉर्टेलिटी हुआ था जो हमने पहले बताया या अब बता रहे हैं, वो
रख रखाव सही से न रहने की वजह से, क्योंकि ये अभी जो मेरा फॉर्म देख रहे हैं, इस फॉर्म में मेरा बच्चा नहीं मरा। इससे पहले हम बगल में एक छोटा सा जगह था, उसमें हम रखते थे, उसमें अमोनिया गैस बनने की वजह से ठंड में और बच्चों की मोर्टेलिटी हुई, मेमनों की मोर्टेलिटी हुई। जी। तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन एक मेमना जो है आपका काफी शानदार लग रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये बर्बरी का है जी, ये बर्बरी का है और बोर से क्रॉस है। तो ये बोर क्रॉस का ये मेमना जो है वो बोर क्रॉस का है, जी। काफी शानदार है। कितना वेट होगा इसका? बच्चे का अभी न भी तो कम से कम 6 किलो जरूर है। 6 किलो होगा ना जी। कितने दिन का है ये? ये मात्र 12 से 13 दिन का है। 12 से 13 दिन में इतना शानदार ग्रोथ इसका है। जी। इसका 2 वजह है, एक तो मतलब अच्छे नस्ल का क्रॉस यानी बोर का, और दूसरा जो हमने सीखा है उस हिसाब से इसके रख रखाव में परिवर्तन किया, और इसके रख रखाव में परिवर्तन करने की वजह से इसके बदन में वो चमक, वो चंचलता आई, और बाकी तो नस्ल उम्दा है ही। अभी देख लीजिए ये चंचलता। बिल्कुल। और तो दूध वगैरह तो काफी पीता होगा? हाँ, दूध काफी पीता है, क्योंकि बोर नस्ल का है, इसका खुराक ज्यादा होता है। अब बर्बरी का दूध कम नहीं है, मगर फिर भी इसका उससे पेट नहीं भरता है, इसलिए 4 टाइम हम इसको दूध पिलाते हैं। 2 टाइम इसका पिलाते हैं, और 2 टाइम मेरे पास एक बतीसा है, उस बतीसा का दूध हम पिलाते हैं। अच्छा, मतलब 2 बकरियों का दूध एक मेमने को पिलाना पड़ रहा है, और दूध के मामले में बर्बरी भी कम नहीं, लेकिन उससे भी इसका पेट नहीं भर रहा है। पा रहा है। तो दोस्तों ये सब जो है बोर का जो है आप ग्रोथ देख सकते हैं। अगर बोर क्रॉस मेमने अगर आपके फार्म में आएंगे तो इस तरह का जो है आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। और जबकि बर्बरी जो है दूध के मामले में अच्छी नस्ल मानी जाती है, लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरता है, तो एक इनके पास बत्तीसा है, उसका भी दूध पिलाते हैं और 4 टाइम करके पिलाते हैं सर। बिल्कुल। अभी सर हम एक चीज देख रहे हैं कि जैसे कहीं जहां तहां जो है बड़ा बड़ा एक नमक का जो है चट्टान जैसा आप रखे हो, इसके बारे में बताइए, और क्यों आपने रखा है? जी, ये नमक का चट्टान हमने इसलिए रखा है क्योंकि काला नमक वो जो भी खाते पीता है वो पचाने के काम में आता है, और ये सेंधा नमक जो है इससे कुछ कैल्शियम की भी पूर्ति होती है। अब सर ये बताइए कि जैसे बिहार में लोग जो रहते हैं वो ब्लैक बंगाल को प्रेफर करते हैं कि ब्लैक बंगाल यहाँ की ब्रीड है, नेटिव ब्रीड है, तो लोग पालते हैं, कहते हैं कि भाई प्रोडक्शन के मामले में भी सबसे अव्वल है, सबसे ज़्यादा बच्चे देती है, और काफ़ी ज़्यादा एक बार में मतलब मल्टी किडिंग होती है, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे तक देती है। तो आपने वो न पाल के ये अलग अलग नस्ल को क्यों पाला है? देखिए, शुरुआत तो हमने ब्लैक बंगाल से ही किया था, मगर अपने अनुभव के हिसाब से हम ये बता रहे हैं कि ब्लैक बंगाल के बच्चे, मेरे पास भी ऐसी बकरियां अभी भी है जो 3-3 बच्चे तक दिए, और वो बच्चे 3-3 जरूर थे, मगर जब उच्च नस्ल का हमने जब जानवर लाया, जैसे बतीसा हुआ, तो इसका जो बच्चा आया तो 3 पर 1 भारी पड़ा। अच्छा। उसका ग्रोथ से लेके हर चीज, तो इसलिए हमने सोचा कि खुराक जो है सबका बराबर है, खिलाना उतना ही है, मगर ब्लैक बंगाल के बच्चे का कीमत नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत से हर जानवर आपको कटिंग में नहीं जाता है। कुछ जानवर, ज्यादातर जानवर शौक से लोग खरीदते हैं, और शौकिया तौर पे जो आपका बिकेगा वही प्रॉफिट देगा, मीट कटिंग में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ये आप अगर फार्म चलाना चाहते हैं तो जानवर का नस्ल ऐसा चुनाव हो जिससे मतलब जिसके बच्चे लोग देख के कहे कि हाँ ये हमें चाहिए, और कीमत मतलब पसंद उनका हो और कीमत आपका हो। मगर ब्लैक बंगाल में क्या है कि जानवर आपका होगा मगर कीमत जो है अगले का होगा, और वहां पे आप मजबूर हो जाएंगे, उसको उसी के कीमत में आपको देना पड़ेगा, इसलिए कि आपको फिट जुटाना है, हर चीज मेंटेन करना है, आपको देना पड़ेगा। मगर अगर आपके फार्म में अच्छे बच्चे आते हैं तो फिर कीमत आपका होगा और शौक उनका होगा, है पसंद उनका होगा और कीमत मेरा होगा। तो काम ऐसा हो कि कीमत हम जो चाहे वो मिले, है। तो ये सब सोच के हमने कुछ ऐसे नस्ल का परिवर्तन किया, कुछ क्रॉस ब्रीड लाए, कुछ बर्बरी लाए, कुछ बतीसा लाए। अब इस हिसाब से हम नस्ल परिवर्तन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ काफी इंपॉर्टेंट चीज सर ने बताई कि अगर आप पालन कर रहे हैं तो उस पर रेट निर्धारित करने का जो दायित्व होता है वो आपका होना चाहिए। अगर जानवर मेरा है तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये इतना मैं दूंगा तो इतने में हंसते हुए लोग ले, लेकिन जैसे
तो ब्लैक बंगाल के बारे में सर बताया कि जानवर तो आप पालते हैं लेकिन रेट जो है वो जो बाहर वाले जो कटर लोग होते हैं वो निर्धारित करते हैं और आपको जानवर देना पड़ता है। तो सर काफी इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई। जी, ये मेरा इतने महीनों का जो अनुभव है वो हमने शेयर किया। अब बात करते हैं सर कि अभी जो आपके पास है ब्रीड हैं, तो कौन कौन से ब्रीड हैं वो बताइए। जी, मेरे पास ब्लैक बंगाल है, बतीसा है, बर्बरी है, कोटा भी है और बीटल क्रॉस भी है। मिक्स ब्रीड की फार्मिंग कर रहे हैं। ब्रीड का फार्मिंग कर रहे हैं। सर अब ये बताइए कि जैसे आप तो अभी स्टॉल फीड पे ही बकरी का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जैसे आज के डेट में अगर बकरी पालन में लोग मुनाफा कमाना चाहें तो बकरी पालन जो है चराई पे अगर रखे तब ज्यादा फायदा होगा या स्टॉल फीड पे रखे तब ज्यादा फायदा होगा? अपने अनुभव के आधार पे बताइए। देखिए, यदि आपके आसपास चराई का संसाधन है तो उससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि चराई में बकरियों को वो हर चीज मिल जाता है जो कुदरत ने परोसा है, और बकरियां बनी है चराई के लिए ही, ठीक है। मगर ये तो हम लोग शौक हो या मजबूरी हो स्टॉल फीड पे रखते हैं, मगर जब स्टॉल फीड पे रखते हैं तो उसको क्या चाहिए, उसकी आपूर्ति को पूर्ति करना भी मेरा दायित्व बनता है। बिल्कुल। अभी सर बातचीत के क्रम में आप बता रहे थे कि कुछ दिन पहले जो है हाल फिलहाल में आपकी बकरियों को पीपीआर पकड़ लिया, तो कौन से जानवर को पकड़ा है और कैसे आपने पीपीआर जैसे बीमारी से जो है अपने जानवरों को निजात दिलाई वो बताइए। जी, मेरे यहाँ यही ज्यादा नहीं 3-4 रोज पहले की बात है कि मेरे 2 जानवर को, लगभग 3 जानवर को पीपीआर हो गया और बहुत खतरनाक, पूरे मुंह से गाज आना, खाना पीना बंद है ना, बुखार 104, 105, 6। तो मगर हम इससे घबराए नहीं, क्योंकि इतने महीनों के अनुभव में हमने बहुत कुछ सीखा है और इन्हीं बकरियों से बहुत कुछ सीखा है। बाकी कुछ यूट्यूब चैनल से भी हमने सीखा है। देखिए, सीखने का ललक हो तो आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस चीज को अपनाते हैं और किस चीज को ठुकराते हैं। देखने दिखाने को बहुत सारी चीज है, मगर जो आपने अपनाया, अच्छाई को अपनाया और उस अच्छाई को प्रैक्टिकल करके अगर उसमें सफलता प्राप्त किए तो आपकी कामयाबी है। बिल्कुल। तो जब पीपीआर हुआ तो हमने सबसे पहले उन तीनों जानवर को साइड किया, इन झुंड से अलग कर दिया। अलग करने के बाद सबसे पहले उसको पोटेशियम परमैंगनेट से उसके पूरे जबड़े को धुलाई किया, उसको पानी में घोल के धुलाई किया। धुलाई करने के बाद आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 1 ml उसके मुंह में डाला, उससे उसको कुछ रिलीफ मिला और सुबह शाम हमने यही क्रम किया। उसके बाद 4 इंजेक्शन हमने बाजार से खरीद के लाया। एक मोनेलक्स प्लस है और एक जीट है और एक डीसीआर है और एक इंजेक्शन है जिसका नाम हम याद नहीं आ रहा। खैर, तो 4 इंजेक्शन हमने सुबह शाम डोज के हिसाब से दिया। और आप कहेंगे तो हम डोज भी बता देंगे। जैसे मोनेलक्स प्लस जो है, जब बुखार तेज रहता था तो हम 4 ml करके दिए, और जीट जो है वो जीट और एक और दवा है जिसका नाम याद नहीं है, तो वो दोनों हमने 2-2 ml करके दिया। और इस हिसाब से मेरा दूसरे तीसरे दिन में ही हमने देखा कि एकदम कंट्रोल हो गया। बिल्कुल। और आज अभी जहां खड़े हैं मेरी बकरियां, देखिए ये पीपीआर से कौन कहा है कि ये पीपीआर से ग्रस्त थी? देखिए, जी जी जी, देखिए अभी मजे से चारा खा रही है। बिल्कुल दोस्तों, तो एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये जो सर की जो जानवर जो सबसे लास्ट में ये खा रही है, यही पीपीआर से ग्रस्त थी। और एक जानवर उधर, वो भी मैं दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जो सारे जानवर नॉर्मल रूप से फीडिंग कर रहे हैं वैसे ही ये कर रही है। और एक जानवर उधर है, कौन सा है सर वो बताइए? ये जो पागरुत कर रही है, ये जो ब्लैक व्हाइट में है, देखिए किस तरह जुगाली कर रही है। बिल्कुल। तो ये भी अब जो है रिकवर कर गई पीपीआर से। बिल्कुल। दोस्तों, ये होता है, अगर आपके पास अनुभव होगा तो कोई भी बड़ी बीमारी को जो है आप परास्त कर देंगे और उससे अपने जानवरों को निजात दिला सकते हैं। सर, अब एक आपके पास अच्छा अनुभव है, तो ये बताइए कि जैसे लोग आज बकरी पालन करते हैं तो बकरी पालन करने से पहले जो है कंस्ट्रक्शन पे ही बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो कैसे एक कम खर्च में एक बेहतर शेड का निर्माण करें, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आपने जो कहा कि कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो वो मेरे हिसाब से वो बकरी पालन कम और दिखावा ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। और हकीकत यह है कि दिखावा पे ज़्यादा भरोसा हम नहीं करते हैं। हम ज़मीन से जुड़े इंसान हैं
और जमीनी हकीकत ये है कि जो पैसा हम फजूल में शेड में खर्च करेंगे, क्यों ना हम जरूरत के हिसाब से खर्च करें, जरूरत के हिसाब से खर्च करके और उस पैसे को बचा के हम जानवर में लगाएं, क्योंकि इनकम हमको जानवर देके जाएगा, शेड नहीं देगा। ठीक है, तो शेड बहुत सारे लोग लोहा के एंगल, ये जाली वो जाली, पूरा एसी पंखा अगरम बगरम दाम झाम करते हैं, तो इस पे हम विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, उनका अपना पैसा है, जैसे इस्तेमाल करें, हम रोकने वाले कोई नहीं होते हैं, मगर हम अपनी बात जरूर बता सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। तो जहां तक कि हमने किया, मेरा शेड देख रहे हैं बिल्कुल साधारण है, और ऐसा भी साधारण नहीं कि आंधी में उड़ जाए। बिल्कुल ठीक है, तो अभी बरसात हो रही है, देख रहे हैं सुरक्षित है हम लोग, मेरे जानवर भी सुरक्षित है, और जब खुला मौसम रहता है तो खुले का जगह भी मेरे पास पर्याप्त है। हमने सारा शेड उसी हिसाब से निर्माण कर रखा है, हरे चारे का भी जगह उतना बचा के रखा है। तो इस हिसाब से संसाधन जुटाना अपने हाथ में है कि कम खर्च में हम कैसे इसको आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि बारिश हो रहा है और बारिश में बकरियां जो है सब मस्त हैं और अंदर फार्म के अंदर जो है वो फीडिंग कर रही है और कोई ज्यादा खर्च सर नहीं किया। आप देख रहे होंगे बांस बल्ली का ही सहारा इन्होंने लिया है। ऊपर जो है सीमेंटेड शेड जो होता है, सीमेंटेड जो एस्बेस्टस होता है वो ऊपर दिया है और साइड साइड से जो है बाउंड्री वाल का हल्का किया हुआ है। तो इस तरह से जो है कम खर्च में आप फार्म बना सकते हैं। सर ये आपका अपना जमीन है या लीज पे आपने लिया है? ये लीज पे है। ये लीज पे लिया लीज पे है। कितना सर लगता होगा इसका? ये पूरे कैंपस का 20,000 सालाना है। सालाना जी। आप मिक्स ब्रीड की फार्मिंग कर रहे हैं, बरबरी भी है, सोजत भी है और बत्तीसा भी है। तो अगर जो इसके मेमने आएंगे तो क्या मार्केटिंग वगैरह आप कैसे करेंगे, क्या आपने सोचा है वो बताइए। हाँ, तो जब हमारे फार्म पे जब क्रॉस ब्रीड के बच्चे आएंगे, उसका ग्रोथ बढ़ेगा तो वो दूर से ही चमकेगा, दूर से ही झलकेगा। जो भी कस्टमर आएंगे वो पहले उसी को देखेंगे जिसमें चमक धमक चंचलता होगी, जिसका ग्रोथ बढ़िया होगा। अब बताइए, उस बच्चे को हम अपनी कीमत से बेच नहीं सकते। बिल्कुल। तो हम दूसरे के हाथों मजबूर ना होके खुद अपने हाथ को मजबूत करें, और इसके लिए हमें क्रॉस ब्रीड पे ही काम करना पड़ेगा। सर अब ये जैसे आपने हरा चारा लगाया है, कौन सा हरा चारा आपने लगाया है? ये सुपर नेपियर है, और ये बता दें कि ये भी नवाज भाई के ही फार्म से हमने इसका डंठल लाए थे। हाँ, वही काट के दिए थे और उसी से ये सारा मेरा पनपा हुआ है। अब सर बात करते हैं कि जैसे इसमें जो जानवर हैं तो ब्रीडर के तौर पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा ब्रीड का ब्रीडर आपके पास है? ये ब्रीडर मेरे पास सोजत का क्रॉस ब्रीड है। तो कुल मिला के कैसा ये ब्रीडर लग रहा है? ये मेरे फार्म में तो बहुत ही शानदार है। बिल्कुल है। हाँ। इस तरह का अगर ब्रीडर रखे तो अच्छा परिणाम मिल सकता है। हम दूसरों के बारे में नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्योंकि हर किसी का अपना अपना चॉइस है। ठीक है ना, तो क्योंकि हम अपने बजट को लेकर चलते हैं। अब इसी का हम ओरिजिनल सोजत अगर लेना चाहें तो मेरा कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमको अपना बजट भी देखना है और फार्म भी देखना है। दोनों चीज मिला के चलने के लिए हम क्रॉस ब्रीड लाए हैं। अगर ओरिजिनल लाएंगे तो उतना पॉकेट अलाउ नहीं कर पाए। अब सर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जब आप बकरी पालन की शुरुआत किए होंगे तो जानवरों के ऊपर कितना आपने खर्च किया? जानवरों के ऊपर करीब 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च किया है। जी। और शेड वगैरह पे तो आपको खर्च करने की जरूरत नहीं, ये बना के मिला है? शेड बना बनाया मिला है, और बना बनाया मिला है उसी में। जैसे ये बाउंड्री जो है ये सब बना बनाया मिला है। हाँ, ये सब जो हमने बताया कि 30-40 हजार रुपया जो भी खर्च हुआ, ये सब में खर्च। बस अंदर जो शेड का जो कंस्ट्रक्शन आपने किया है इसमें आपका खर्च हुआ और 30-40 हजार रुपए इसमें आपने किया है। बाकी आपका जो बाउंड्री वाल वगैरह करके पहले ही से मिला है। मेरा आखिरी सवाल सर, जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर से तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं लेकिन वो भी वहाँ खुश नहीं है और अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं और जीविकोपार्जन के लिए बकरी पालन को अपनाना चाहते हैं। तो उन सभी को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। सभी के लिए हम अपने अनुभव से यही मैसेज देना चाहेंगे कि बकरी पालन अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका कमाई का स्रोत एक होना चाहिए। इसलिए कि इससे आप अपना जीविका चला नहीं सकते। इसके लिए आपको 2.5-3 साल संयम रखना होगा, अपने आप पे मतलब उतना मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका डबल खर्च होगा। एक तो जानवरों का भी खर्च उठाना होगा, अपने घर परिवार का भी खर्च उठाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए कमाई का स्रोत कोई अलग बनाइए पहले, और उसके बाद अब बकरी पालन जो है शौक से कर सकते हैं। और सर ये भी बता दीजिए कि जैसे आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप साइड में क्या कर रहे हैं?
जी, साइड में मेरा मकान का कंस्ट्रक्शन का काम है। मैं ठेकेदार हूँ। अच्छा। मेरा वर्कर सब काम करते हैं, मैं गाइडलाइन करता हूँ और बाकी खाली समय में मैं अपने जानवरों के साथ रहता हूँ, क्योंकि जानवर बकरी फार्म करने का मेन उद्देश्य मेरा यही है, क्योंकि जानवरों से मेरा शुरू से शौक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। दोस्तों, ये हैं सलामुद्दीन सर, जो कि बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं और वहीं पे सर का फार्म है। काफ़ी अच्छे से गॉट फार्म चला रहे हैं और मिक्स ब्रीड पे सर काम कर रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पे काफ़ी साफगोई से चीज़ों को इन्होंने बताया है। अगर आप बकरी पालन करने का शौक रखते हैं या आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं तो सर के दिए गए गाइडलाइंस को आप फॉलो करें, अपने फार्मिंग मॉडल में अपनाएं, तो निसंदेह बकरी पालन आपके लिए भी एक सफल व्यवसाय साबित होगा। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।